Hello everyone, welcome back to today's session. This is Gyanendra and we are here back with the second lecture in the series of your IIT preparation of 2022. So without any delay, we'll be talking about the things that you would need to understand for your preparation. और जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और हम समझ चुके थे कि जो चीजें होती है एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में वो सिंपल एक मैकेनिज्म फॉलो करती हैं। एक सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट के अटैक की वजह से वो एक इंटरमीडिएट में बदलता है और उसके बाद वो कन्वर्ट होता है एक फाइनल प्रोडक्ट में। दैट वुड आल्सो बी अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। इस तरीके से एक प्रोसेस होता है। बट इन चीजों को मैनेज करने के लिए जो प्रोसेस में स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं उनको समझने के लिए हमको एक चीज जाननी होगी। दैट इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट इज इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम समझेंगे। अब बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को सुन रखा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट। क्या क्या है वो दो? टेम्पररी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट और परमानेंट। टेम्पररी वाला जो है वो थोड़ा सा एक ही चीजों में मतलब बहुत कम यूज होता है हमारे लिए, बट अगर समझें इसको सही तरीके से तो वही है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। एक भी रिएक्शन जहां पे हो रहा है वहां पे यू वुड सी अ थिंग कमिंग अप। मे बी चलो एक एग्जांपल ले, एक प्रोटॉन है वो किसी भी डबल बॉन्ड के पास जाएगा क्योंकि प्रोटॉन लैक्स इलेक्ट्रॉन। व्हाट वुड इट डू और व्हाट वुड इट डू टू द अदर थिंग? वो जो चीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो देखेगा भाई इसके पास कम है, तो चलो मैं इसकी तरफ भागता हूँ। चेंज वो तब तक होगा जब तक वो प्रोटॉन उस डबल बॉन्ड के पास में रहेगा। जब उससे पास से दूर चला जाएगा वुड दैट इफेक्ट बी दैट? ऐसे इफेक्ट जो थोड़े समय के लिए रहते हैं, जब तक कोई और चीज वहां पे आके रखा हुआ है देन ओनली इट वुड बी एग्जिस्टिंग। ऐसे चीजों को और ऐसे इफेक्ट को वी कॉल देम टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, तो वो चीज हमारे रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। so we'll be talking about them, understanding about them in the time। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो जो परमानेंट इफेक्ट्स हैं उनके बारे में करने वाले हैं। ये वो इफेक्ट्स हैं जो किसी चीज को स्टेबलाइज करने में, उसकी एनर्जी के बारे में बताने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा यहाँ पे आई थिंक जो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपोकॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के बारे में ना सुना हो, है ना। मोस्ट ऑफ यू वुड हैव हर्ड ऑफ इट। इफ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ इट और अगर कोई ऐसा बच्चा है तो इनमें से किसी में डाउट है, आज हम लोग समझेंगे ही उन चीजों को। और ऐसा कुछ है जो इससे रिलेटेड है जो मैंने पहले बताया हुआ है या आप लोगों को जानना है तो पूछो मुझे, कमेंट करके बताओ मुझे। तो चलो चालू करते हैं। अगेन बिफोर स्टार्टिंग विल बी हैविंग अ स्टोरी सेशन जिसको हम लोगों को समझना है, जानना है और उससे कुछ ऐसा पाना है और यूज करना है ताकि देयर शुड बी सम इम्प्रूवमेंट इन योर वे ऑफ स्टडीइंग, है ना। तो चलो जानते हैं आज का स्टोरी क्या है। एक कारपेंटर था, अराउंड 60 इयर्स ऑफ एज हो गई थी उसकी। ठीक है, एंड बिकॉज ही वाज दैट ओल्ड ही फेल्ट चलो अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। एंड ही वेंट टू हिज बॉस एंड आस्क्ड हिम, भाई भाई तो नहीं बोलेगा सर, हमको रिटायरमेंट करने का इच्छा हो गया, वी आर लाइक आई एम लाइक एजेड नाउ, अब आई कांट डू दैट मच ऑफ वर्क, है ना। फॉर दैट रीजन ही आस्क्ड हिम टू गिव हिम प्रॉपर रिटायरमेंट। अब ऐसा बोलने के बाद उसके बॉस ने कहा ठीक है ये तो मैं समझ रहा हूँ कि आप बूढ़े बूढ़े हो गए हो एंड यू कांट वर्क दैट मच नाउ। अबे वो कारपेंटर जो था बहुत बढ़िया घर बनाता था, बहुत ही बढ़िया कारीगर था वो। एंड ही यूज्ड टू मेक रियली गुड हाउसेस। दूसरे देश में बनते हैं वुड के घर बनते हैं, तो ही वाज अ गुड कारपेंटर एंड ही यूज्ड टू मेक रियली गुड हाउसेस। तो ये जानने के कारण उसके बॉस ने कहा कि एक और काम कर लो एंड देन I'd allow you to well take proper retirement and go and take the settlement। ऐसा बोलने के बाद बात खत्म हो गई। उन्होंने ठीक है इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, ही हैज टू एग्री क्योंकि बॉस बोल रहा है, करना तो पड़ेगा। तो लास्ट वर्क ही एग्रीड टू डू विदाउट एनी विलिंगनेस, है ना। तो क्योंकि उसके अंदर विलिंगनेस नहीं थी जैसे तैसे उसने काम चालू बनाने लगा घर। जैसे तैसे बनाया, वो फिनिशिंग नहीं दी। उसको नॉलेज बहुत बढ़िया था, एक्सपर्ट भी वो बहुत बढ़िया था, बट स्टिल ही डिडंट डू इट वेल बिकॉज विलिंग ही नहीं कर रहा था, मन ही नहीं था वो करने का उसका, है ना। जैसे तैसे उसने फिनिश किया, काम खत्म हुआ, वो फिर अपने बॉस के पास गया और बॉस के पास जाने के बाद बॉस को बोला सर मैंने काम खत्म कर लिया है, घर बन गया है, नाउ अलाउ मी टू गेट द रिटायरमेंट। बॉस ने बोला बहुत बढ़िया, चलो काम तो हो गया। और उसके बाद बॉस ने ही ब्रॉट अ की और उसको लेकर के उस घर पे चला गया जिस घर को उसने बनाया। And after that, you know what he did is he gave the key to that guy and told him, "This is this is the thing that you have earned by working so loyal, I mean, by working loyally when
इतना ज्यादा लॉयल होकर के आपने जो काम किया है, फॉर दैट रीजन आई एम गिविंग यू अ ट्रिब्यूट फ्रॉम माय हार्ट, फ्रॉम माय साइड, ऐसा बोल करके उन्होंने उसको दिया। अब खुद सोचो व्हाट वाज द थिंग दैट वुड बी गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस माइंड जिसने ये चीज बनाई है, क्योंकि उसने पूरा एफर्ट तो लगाया नहीं। अब जो बनाया है वही उसका हो गया। तो वही हमारे साथ में भी लाइफ में कई बार होता है और अभी भी होगा, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने डेडिकेशन के साथ, जितने अपने एफर्ट्स के साथ करेंगे उतना फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। अच्छा करेंगे बहुत बढ़िया आईआईटी में जाएंगे, लोग बोलेंगे अरे भाई क्या बात। अगर अच्छा नहीं करेंगे इसके बाद भी घर मिलेगा, यू स्टिल हैव कॉलेजेस राइट। अब उसके बाद वो जो चीज है वो मजेदार नहीं होगी। अपना काम करो, पुट द बेस्ट दैट यू कैन, है ना। यही चीज वहां पे नीचे में भी लिखी हुई है ना। वो चीजें जानो समझो और करो ताकि यू गेट व्हाट यू नीड, है ना। So that is what you would need to understand and learn in the process of preparing for IITJ. Okay, knowing that, let us move further and learn what we wanted to learn. Start करते हैं inductive effect से। Inductive effect क्या होता है? Inductive effect is simply a simple phenomena that occurs between two atoms which are bonded covalently. For example, दो लोग आपस में खाना शेयर कर रहे हैं। एक तगड़ा मोटा आदमी है, भूखा थोड़ा ज्यादा है, दूसरा है पतला सुपड़ा। अब खुद सोचो, खाना अगर खाने वाला है तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो मोटा तगड़ा भूखा है वो ज्यादा खाएगा। तो इवन दो दे वुड शेयर द फूड, जो मोटा तगड़ा भूखा आदमी है व्हाट वुड ही डू? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मोटे तगड़े ही भूखे होते हैं, कभी कभी पतले लोग ज्यादा खा लेते हैं, है ना। तो इस केस में जो खाने वाला ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स वो खाने को अपने तरफ ज्यादा रखेगा, इवन दो दे आर शेयरिंग इट, ठीक है। तो वैसे ही अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा, खींच के रखेगा। एंड फॉर दैट रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, जहां वो जाता है क्या ब्रॉड क्या लाता है, नेगेटिविटी लाता है। फॉर दैट रीजन अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्लोरीन, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, व्हाट वुड इट डू, इट वुड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पैर टुवर्ड्स इटसेल्फ। फॉर दैट रीजन इट वुड गेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या है? कभी भी कंप्लीट चार्ज डेवलप ना हो तब थोड़ा बहुत चार्ज वहां पे एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस तरफ डेंसिटी थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है। तो पार्शियल चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वहां पे एक साइन लगाते हैं डेल। इसका मतलब होता है बहुत ही कम अमाउंट में वाला चार्ज है ना। इस वजह से वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज बीइंग डेवलप्ड। For that reason, the other atom who has pushed the electron density away from itself, that would gain a partial positive charge. For the same reason कि इलेक्ट्रॉन वहां से दूर चला गया है ना। But just imagine the atoms that are attached or preceding that atom carbon, or the carbon atom which is directly linked to chlorine, उनमें भी तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, बट क्या वो इतना ज्यादा होगा जो पहले एटम पे हो? नहीं होगा, है ना। तो ये चीज हम लोगों को जाननी है और समझनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट वुड एक्ट ऑन द consecutive और द एटम्स दैट आर प्रीसीडिंग द फर्स्ट एटम, बट इसका जो इफेक्ट होता है वो डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे हम दूर जाते हैं। इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है? इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, एंड द इफेक्ट ऑफ इंडक्शन वुड गेट पेरिश्ड, खत्म हो जाएगा थर्ड कार्बन के बाद या नेग्लिजिबल हो जाएगा। वो चीज भी हम जाने समझे और आगे बढ़े तो बड़ी अच्छे से ये बात को समझ सकते हैं। चलो, तो ये जान गए तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं। दो तरीके से हो सकती है ये इंडक्शन, ठीक है। एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई। बहुत ही सिंपल, इलेक्ट्रॉन को खींचना माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को ढकेलना प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे बताओ कौन सा ग्रुप है जो प्लस आई है और कौन सा ग्रुप है जो माइनस आई है? क्लोरीन, क्योंकि वो खींच रहा है, इट वुड डेफिनेटली बी अ माइनस आई ग्रुप, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द अदर ग्रुप वुड ऑटोमेटिकली बिकम व्हाट, अ पुशर, जो इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है। तो ये जो ग्रुप है इधर वाला, ये हो जाएगा प्लस आई और इधर वाला हो जाएगा माइनस आई। बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे हम, ठीक है। अब क्या और कहाँ पे इस चीज का यूज आएगा? कहीं पे स्टेबिलिटी के बारे में जानना है, कहीं कहीं पे एसिडिक बिहेवियर या बेसिक कैरेक्टर के बारे में जानना है। इन दोस प्लेसेस द इंडक्टिव इफेक्ट डज प्ले अ रोल। ये चीज याद रखो, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही कमजोर सा इफेक्ट है। इसको तब हम देखेंगे जब अदर फैक्टर्स लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस ना हो, ठीक है। ओनली इन दोस कंडीशंस यू विल बी थिंकिंग अबाउट इट। और अगर वो हो भी तो वो बराबर हो तब इनके बारे में सोचा जाता है। तो चलो, ये जान लिए तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं चीजों को।
क्वेश्चंस देखते हैं इनके थोड़े जितना हम लोगों ने समझा है। इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स, खुद सोचो, क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करता है, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करता है, या वो डिस्प्लेस कर देता है कंप्लीटली, एक जस्ट डीलोकलाइज, समझते हो डिस्प्लेसमेंट और डीलोकलाइजेशन में अंतर। डीलोकलाइजेशन मींस वहां से बस घूम रहा है, hovering. On the other hand, displacement would completely be moving away from its own position. ये तो क्लियर है कि वो डीलोकलाइज होगा, है ना। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है डीलोकलाइज, मेरे को लग रहा है सबके सब बता दिए होंगे। यहाँ पे आंसर सिंपल है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है, और वो करेक्ट भी है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इसमें। Which of the following is are the correct for inductive effect? खुद सोचो और बताओ क्या सही है। In the inductive effect, polarization of sigma bond is caused by adjacent sigma bond. अब ये adjacent sigma bond की वजह से होता है या adjacent atom की वजह से होता है? एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तब तो वो अट्रैक्ट करेगा। पहला पॉइंट तो सही नहीं लग रहा मुझे। दूसरा पॉइंट क्या क्या, हैलोजेंस NO2, Cn and CCl3 are electron withdrawing group, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। हाइड्रोजन तो हम जानते हैं भाई उसी लिए फेमस है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। NO2 रेजोनेंस के कारण अट्रैक्ट करता है। Cn भी सेम है, नाइट्रोजन भी है वहां पे, तो अट्रैक्ट तो करना ही करना है। CCl3 को देखें, 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग जाता है, 3 बैठे हैं वहां पे, क्या करेगा वो, इट वुड डेफिनेटली बी अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स अ लॉट, राइट। फॉर दैट रीजन द सेकंड ऑप्शन इज डेफिनेटली द करेक्ट। थर्ड भी देख लेते हैं क्या है, CH2CH3 O3 6H5 फिनॉक्साइड के टाइप का कुछ है वो, आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब ये थोड़ा सा गलत बात हो गया, ठीक है। C2H5 C2H5 जो है, जो CH2CH3 है, वो तो डोनेट कर देगा। अब ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है जो हम सोच रहे हैं कि डोनेट करेगा, वो तो डीलोकलाइज्ड है ना बेंजीन के रिंग में, तो इस वजह से वो फ्री नहीं है डोनेट होने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल सेकंड ही करेक्ट है। फॉर दैट रीजन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो चलो, बहुत लोगों ने जान लिया होगा, बना भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं जाना उनके लिए मैंने बता भी दिया है। थोड़ा आगे और देखते हैं, समझते हैं कुछ और चीजों को। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही सिंपल था, उसको जानना भी इतना सफिशिएंट है। आगे देखें तो रेजोनेंस के बारे में जानते हैं। बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है, एक रॉन्ग आइडिया है दैट रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन रियलिटी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो CO32-, इस कंपाउंड में 3 डिफरेंट लुई डॉट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के वेरिएशन के कारण है, तो ऐसा होता है, और इस वजह से रेजोनेंस, वहां पे एक टॉपिक आया, रेजोनेंस वाज गिवन अ नेम टू अ सिचुएशन लाइक दिस, जहां पे मोर देन वन लुई डॉट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल जस्ट फॉर अ सिंगल कंपाउंड। यही इनिशियल आइडिया था रेजोनेंस के बारे में। If there is a possibility of having more than one Louis dot structure, we call that effect or that phenomena resonance. But in reality आज हम लोग उसको कुछ और समझ लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है उसको रेजोनेंस समझ लेते हैं, बट वो रेजोनेंस मान लो या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो तो ज्यादा बेहतर है। खैर उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। We'll also be telling you about them in very soon, when next slides में बताऊंगा। दूसरा चीज, क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? डू यू थिंक दिस एटम्स डू एग्जिस्ट इन दिस वे? अगर ऐसा होता तो मैं कभी जब इसको निकालता तो वो पहले के जैसा दिखता, और एक और एटम से निकालता, एक और कंपाउंड से निकालता, किसी और प्रोसेस के थ्रू निकालता, तो हो सकता है वो सेकंड की तरीके से दिखता या थर्ड के तरीके से दिखता। तो डिफरेंट ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है ना, तो बॉन्ड लेंथ जो डबल बॉन्ड का है और जो सिंगल बॉन्ड का है, क्या वो सेम होता? नहीं होता। बट जब रियलिटी में इस कंपाउंड को कहीं से भी निकाला गया, व्हाट साइंटिस्ट फाउंड वाज ऑल द बॉन्ड लेंथ्स वर इक्वल, और कोई भी बॉन्ड उसमें एक डबल बॉन्ड के बराबर नहीं आया। नाइदर वेर दे इक्वल टू अ सिंगल बॉन्ड। क्या समझ में आता है? यहाँ से ये समझ में आता है कि दे आर नाइदर अ कंप्लीटली अ डबल बॉन्ड नॉर डू दे बिहेव लाइक अ कंप्लीट सिंगल बॉन्ड। वो सिंगल से थोड़ा ज्यादा है बट डबल से थोड़ा कम। वहां पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है राइट हैंड कॉर्नर में, वही जो स्ट्रक्चर है दैट इज द रियल स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, यही रियलिटी में रहता है। वाइल जो दूसरा है वो तो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो इधर वाला है जो हम लोग अभी देख रहे थे, दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब ये जान गए हैं तो थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और जानते हैं रेजोनेंस के बारे में। लुक एट दिस इमेजेस, यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन है वहां पे, यू ऑल नो नाइट्रोजन एटम्स हैव लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या होगा भाई, डीलोकलाइज हो जाता है, इस तरीके से घूमने लगता है जहां पे पॉसिबिलिटीज हो, और उस घूमने की वजह से क्या होता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। अब ये डीलोकलाइजेशन जब हुआ तो जहां से वो निकल रहा है वहां पे तो पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप कर देगा, क्यों, क्योंकि वहां से वो छोड़ के चला गया। For that reason, the nitrogen on the corner has got a positive charge. On the other hand, the carbon atom, जो कि second last position में है, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर accumulate हो गए. For that reason, that has got a negative charge. ये बात समझ में आई? तो वो जो लाइन बनाने का तरीका है वही हमको यूज करना है, because that represent what we call as canonical structures or resonating structures. यही स्ट्रक्चर्स हैं जो हाइपोथेटिकल होते हैं। रियलिटी में देखें तो जो कार्बन सेकंड पोजीशन पे है और जो नाइट्रोजन लास्ट पे है, वहां से वहां तक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन तो भाई क्लाउड है, जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो आपस में घूम रहे थे, क्योंकि जस्ट क्लाउड्स आर दैट, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देख रहा भाई वहां पे खाली है जगह, तो वो क्लाउड मूव कर जाता है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में मूव करते हैं इधर उधर, उनको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। अब ये क्या हर जगह मूव कर जाएंगे, नहीं, है ना। चलो मान लिया जाए मेरे को छत से कूदना है, अब छत से नीचे नहीं कूदना है, मेरे को बगल वाले के घर में कूदना है फॉर सम रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो मे भी कभी क्या बोलते हैं उसको, हम लोग रैकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, और वो उधर जाके गिर गया, तो वी वुड हैव टू पिक इट अप एंड ब्रिंग इट, राइट। फॉर दैट रीजन वी कुड अंडरस्टैंड दैट कुछ जरूरतें होती हैं। तो क्या होता है, एक घर से दूसरे घर में तभी कूदा जा सकता है जब जस्ट बगल में है और सेम हाइट का है, और जो भी चीजें हैं रिक्वायर्ड है वो सब मैंने वहां पे है। अब मान लिया जाए मुझे एक और घर में कूदना है जो भाई बहुत ही दूर है, तो क्या वो पॉसिबल होगा? जब तक बीच में दो तीन घर और नहीं होंगे मैं नहीं कूद सकता वहां तक, है ना। फॉर दैट रीजन देयर इज नीड फॉर कॉन्जुगेशन। ये चीज जो मैंने अभी कही वही जानना जरूरी है। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट रियलिटी में वहां पे अच्छे से एग्जिस्ट करेगा, वहां पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे कॉन्जुगेशन हो। तो समझते हैं क्या होता है कॉन्जुगेशन और जानते हैं उसको। बहुत ही सिंपल है कॉन्जुगेशन। वो जो मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया ना, बिल्डिंग में कूदने की पॉसिबिलिटी, उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, अल्टरनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज हो सके, उनको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। और जहां पे डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी हो, वहां पे हम कहेंगे वो मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे देखो दो तीन एग्जांपल दे रखे हैं। नाइट्रोजन एटम पहले केस में लोन पेयर रखता है, जो कि मूव कर सकता है डबल बॉन्ड को अपने जगह से हिलने में या मूव करने में कारण बन सकता है। फॉर दैट रीजन यू कैन सी नीचे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब मूव किया यहाँ से यहाँ, और उस नाइट्रोजन एटम से नेक्स्ट पोजीशन पे क्या हुआ होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे मूव कर चुका होगा। फॉर दैट रीजन ऑन द इमेज ऑन द बॉटम यू सी एट द लास्ट कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हो गई है, और जो नाइट्रोजन है क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर चुका है, दैट हैज गॉट अ पॉजिटिव चार्ज। ये चीज समझो, यही है कॉन्जुगेशन। और जो मैंने अभी शो किया ना, वो है डीलोकलाइजेशन। और ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डीलोकलाइज्ड है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में, उसको हम लोग कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, दोनों डबल बॉन्ड बराबर से हैं बट दे आर इन द ऑल्टरनेट पोजीशन। तो यहाँ पे भी वो सिचुएशन अराइज हो जाता है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में पैरेलल हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, घूमने लगते हैं, दैट जस्ट द क्लाउड्स। क्लाउड्स यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, उनको शो करने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी का मूवमेंट जैसे पहले केस में बनाया है ही बना सकते हैं। That is again going to be called as mesomeric effect, or resonance also it can be misunderstood or understood as resonance as well। यही चीज है। तीसरा भी एग्जांपल दे रखा है कि भाई एम्प्टी ऑर्बिटल है, करेक्ट। यहाँ पे अगर गौर से देखो तो p ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज का वही मतलब होता है। तो अब क्लाउड देखेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की भाई वहां पे जगह खाली है, तो चलो घूमने फिरने चलते हैं, तो वो डीलोकलाइज यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इस वजह से नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो बन करके आ, तो यही चीज है कॉन्जुगेशन जो रेजोनेंस को
लाती है, जिसकी वजह से रेजोनेंस एक्चुअल में एक्ट करता है, या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, वो होता है। अब फिर से समझते हैं दो तीन पॉइंट्स को। रेजोनेंस क्या है? फिनोमेना ऑफ हैविंग मोर देन वन लुई डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर अ सिंगल कंपाउंड। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? जो रियलिटी में हम रेजोनेंस समझते हैं वो एक्चुअल में मेसोमेरिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में कहलाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बातें कंफ्यूज नहीं हो रही। कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उस पर कुछ बता पाऊँ, समझा पाऊँ। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को, जानते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, जब से कि पहले ही देख लो, पहले मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड्स हैं। तो पहला जो एरो है वो उस दो इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो कर रहा है। अब उसके मूवमेंट से क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप से मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स पॉसिबल है? एक कार्बन एटम मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ऑलरेडी उसके पास 3 बॉन्ड बने पड़े हैं, तो एक बॉन्ड को मूव करना पड़ेगा जब एक बॉन्ड उसकी तरफ मूव करके आ रहा है। तो दैट रीजन जो साथ ही साथ दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं ना, जब पहला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को मूव करना ही होगा साथ में। वाई? क्योंकि बॉन्ड को स्टेबल भी रहना है, और उस रीजन की वजह से सेकंड मॉलिक्यूल बन के आता है। ये जो दो मॉलिक्यूल है आपस में, यही है कैनोनेटिकल और द कैनोनेटिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के भी एग्जांपल किए जा सकते हैं। इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट पोजीशन पे, तो इस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एक सेकंड एग्जांपल है कॉन्जुगेटेड सिचुएशन। कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं इसके, सिंपल है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, लास्ट एटम क्या चार्ज ले रहा है? पॉजिटिव चार्ज। जिसकी तरफ ये मूव कर रहा है उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये बन करके आ जाएगा। अब थोड़ा और आगे समझते हैं, थोड़ा और आगे जानते हैं इस केस में क्या होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव है, कभी भी सोचो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसके पास फूड ज्यादा है, यूजुअली वो लेगा नहीं, क्योंकि वो खा नहीं सकता। इस केस में ऐसा होता है, पैसे के साथ तो कभी भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा अगर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि इस सिचुएशन में है। फॉर दैट रीजन दिस इलेक्ट्रॉन हैज मूव्ड अवे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मूव करना होगा। व्हाई? क्योंकि कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, एंड उस वजह से क्या बन के आ जाएगा? लास्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो बन करके आ जाएगा। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन पॉसिबिलिटीज, और भी होते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बस स्ट्रक्चर्स को देखें तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा आगे और पढ़ते हैं, जानते हैं चीजों को। रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है और इसको क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, वही हमको ये बात बता। अब ये जान लो कि कोई भी रेजोनेंस अगर कहीं पे है, तो जो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही मूव करते हैं, वही डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज नहीं होते यहाँ पे। मैक्सिमम आइदर पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह से मूव करते हैं। ठीक है, अब क्या एटम का मूवमेंट होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में? नहीं। आइसोमरिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ होता है टॉटोमरिज्म, यहाँ पे एटम का मूवमेंट हो जाता है। रेजोनेंस में वो नहीं गिनाते, यू वुड नॉट काउंट दैट एज रेजोनेंस। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में है, वो हमेशा सेम होने चाहिए। हम समझेंगे उस पॉइंट को भी। और ये पॉइंट भी याद रखो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। You should try to give all the atoms 8 electrons. If it is having 8 electrons, बहुत स्टेबल है। अगर नहीं है, वो स्टेबल नहीं होगा। That point has to be clearly known to you. तो चलो थोड़ा आगे और समझते हैं। दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें दे रखा है कि क्या रेजोनेंस होता है और कैसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। You can simply understand here, because of the movement of electron pairs from the phenolic group, you'd get this molecule। और यहाँ पे ये भी समझो कि you'd get a positive charge, कि कार्बन ने भाई 3 बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बन करके यहाँ पे आ जाए। वहीं इलेक्ट्रॉन क्योंकि नाइट्रोजन की तरफ मूव कर रहे हैं दूसरे केस में। अब यहाँ पे ये भी गौर करो, क्योंकि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। और सिमिलरली NO2 ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। और एक और चीज गौर करो, क्योंकि नाइट्रोजन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया है,
उसका नेक्स्ट एटम क्या हो जाएगा, उसका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, मूव कर जाएगा, दैट इज ऑलरेडी बीन। यही कुछ तरीके हैं जिससे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होते हैं। एक हो जाता है प्लस एम, दूसरा माइनस एम। एम क्या है, मैसोमोरिक इफेक्ट, दैट थिंग हैज टू बी प्रॉपर्ली नोन टू यू और अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब ये कहाँ यूज होता है रेजोनेंस, किस जगह पे इसका इतना ज्यादा यूज पड़ता है, कोई बता सकता है? स्टेबिलिटी जानने के लिए, रिएक्टिविटी जानने के लिए, एनर्जी के बारे में जानने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड और बेस के नेचर या रिएक्टिविटी को जानने। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई करते हैं, समझते हैं कितना हम समझते हैं। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। पहला क्वेश्चन दे रखा है, खुद बताओ क्या आप इसको पता कर सकते हो? हमेशा याद रखो, सीओ जो ग्रुप है, ऑक्सीजन एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई रखता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या छोड़ देगा? नहीं छोड़ता, इट हैज टू गेन द इलेक्ट्रॉन, है ना, हमेशा याद रखो। इफ यू हैव एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ डबल बॉन्ड है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। वो माइनस आर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, माइनस आर माइनस एम ग्रुप है। ये सिंपल है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, अब इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करना पड़ जाएगा। आप सिंपल तरीके से बना सकते हो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो नीचे के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सोचो समझो और बताओ अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आ रहा है आंसर तो ये भी बताओ, विल हेल्प यू इन दैट, विल हेल्प यू बाय गिविंग योर आंसर्स और द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, ठीक है? ये जो भी आप चाहो। थोड़ा आगे और पढ़ते हैं, थोड़ा आगे और समझते हैं क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। अगर हम लोगों को किसी ने कहा could you calculate or could you let us know which one among the resonating structure is going to be more stable, उस केस में हम लोगों को कंपैरिजन करना होता है। and for comparing between these resonating structures we follow certain rules. first point is the resonating structure, वो resonating structure जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? बाकी पॉइंट को भी फॉलो करना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी आ रहा है वो भी जानो, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। यहाँ पे देखो, पहले स्ट्रक्चर में 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंसी इसकी 4 है। दूसरे कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड केवल 3 है। इट इज वेरी क्लियरली विजिबल ज्यादा बॉन्डेड कौन सा है, पहला, ज्यादा स्टेबल कौन सा। फॉर दैट रीजन द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। नेक्स्ट समझते हैं पोजीशन ऑफ चार्जेस। अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं, पास पास हैं, रिपेल करेंगे, दो दो लोग हैं भाई, सिमिलर टाइप के हैं, अब इसको इस तरीके से समझो, दो नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों में सेम चार्ज है, क्या होगा? रिपेल ही करना है, तो दूर रहना ज्यादा बेहतर है। तो पहला वाला कंपाउंड क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा दूसरे से। वही अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं और पास पास हैं तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। दो अपोजिट चार्जेस हैं, पास पास है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, है ना? तो सिंपल केस है। दो सिमिलर चार्जेस पास पास हो गए तो क्या होगा? वो रिपेल करेंगे। वही है सेकंड केस में, अपोजिट चार्जेस पास पास में है, वो अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा स्टेबलाइज है सेकंड स्टेज, सेकंड मॉलिक्यूल, सेकंड केस, क्योंकि अपोजिट चार्जेस पास है। वही दूसरे केस में अपोजिट चार्ज क्या है? दूर है। हो सकता है मैंने शायद पहले कुछ गलत बोल दिया हो कि अपोजिट चार्ज को दूर रहना चाहिए। सिंपल तरीका है, सिमिलर चार्ज होंगे रिपेल, अपोजिट चार्ज होंगे अट्रैक्ट। तो सिंपल सा फंडा याद रखो, सिमिलर चार्जेस पास है तो रिपेल करेंगे, अनस्टेबल बनेंगे। अपोजिट चार्जेस पास है तो अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा स्टेबल बनेंगे। ये चीज याद रखो, कोई भी कैलकुलेटिंग स्ट्रक्चर में ये फॉलो करना है अगर किसी की स्टेबिलिटी के बारे में जानना है तो। नाउ दैट दैट इज नोन, वी कुड जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या इसको इस तरीके से समझो, कोई भूखा आदमी है, उससे और फूड जो है उसके पास रखा हुआ वो लेके भाग जाओ तुम, वुड ही बी हैप्पी अबाउट इट? या फिर वो डंडी लेकर के आपके पीछे दौड़ जाएगा, पत्थर उत्थर लेकर, वुड रन बिहाइंड यू टेकिंग अ स्टोन, राइट? तो वही ये समझो, इन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इफ यू गेट अ पॉजिटिव चार्ज दैट इज गोइंग टू बी वेरी अनस्टेबल। सिमिलरली ऐसा कोई एटम जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाए, वो तो भाई अच्छा है ना, इट वुड इजीली गिव इट। तो हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम विद अ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। उसका अपोजिट हो तो बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने अभी बताया, नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा आसानी से देगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है तो दे ही नहीं पाएगा, है ना? और अगर हम लोग ये सोचे कि सोडियम में नेगेटिव चार्ज है तो कैसा होगा, हम सोच भी नहीं सकते, ये इतना अनस्टेबल होगा। यही चीजें हैं
जो हमको जाननी चाहिए। सोडियम के केस में उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इट जस्ट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन, बट ये सिंपल सा चीज़ है कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में नेगेटिव चार्ज है तो वो वुड बी अनस्टेबल। सोडियम माइनस भी अनस्टेबल होता है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या चीजें हैं जहां पे हम लोग रेजोनेंस स्टेबिलिटी या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जान समझ सकते हैं। हमेशा ये याद रखो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं। पहले मॉलिक्यूल में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट दूसरे में देख लो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं है। All those resonating structures need to have same number of unpaired electrons। तो ये दोनों बिल्कुल नहीं है। अब नीचे वाला जो केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आईटीजे में पूछा भी गया है क्वेश्चन इससे कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दो हैं, अब इसमें से एक में कंप्लीट ऑक्टेट है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का और दूसरे में इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो आप ही बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल हो, वो जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट है या इनकम्प्लीट वाला? सबके सब यही बोल रहे होगे कि कंप्लीट वाला, और वो करेक्ट है। Those molecules which has atoms with complete octet, even if the positive charge is on electronegative atom, वो ज्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से इन दिस केस सेकंड मॉलिक्यूल, क्योंकि कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो। ये चीज भी जानना हम लोगों को बहुत जरूरी था। तो ये जान चुके हैं तो अब कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेते हैं, समझ लेते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी जान लेते हैं। Among the following, the least stable resonating structure is which one? तो पता करो, यूज करो जो आइडिया यूज कर रखा था आप लोगों ने। पहले में अगर देखो तो दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आसपास में है ना, दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ठीक है आसपास में है, और तीसरा जो डी ऑप्शन है वो तो भाई काफी ज्यादा चार्जेस दिख रहे हैं उसमें और थोड़े दूर दूर पे दिख रहे हैं। सबसे पहले इसमें ये करो कि कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लो, इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, सब में बराबर ही दिख रहे हैं। तो कैसे पता करो? जब देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के पास पास है। अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कॉर्नर में भी पास है और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इधर पे भी पास है, तो दो जगह में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पास। क्या लगता है वो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा when all those cases have same number of covalent bonds? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस अच्छा फैक्टर है यहाँ पे। एक और चीज भी गौर करो, क्या ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है या नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज? यहाँ पे ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में हर जगह नेगेटिव। ये तरीका अगर यूज करो तो आसानी से हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें? गौर करो कि सी ऑप्शन में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पास पास, तो ए ऑप्शन में क्या अलग है? अगर ए ऑप्शन में देखें कोवेलेंट बॉन्ड भी बराबर है, ऑक्टेट क्या सी ऑप्शन में सब एटम का कंप्लीट है? गौर से देखें हम लोग तो सारे एटम का ऑक्टेट सी ऑप्शन में भी कंप्लीट है। अगर हम लोग ए ऑप्शन को देखें, ए ऑप्शन हैज दिस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस क्लोज टू ईच अदर। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है जो कि हर जगह है। दूसरा चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन देख लें, ये इधर डीलोकलाइज है, यहाँ पे इधर डीलोकलाइज है, बट ये एक ही साइड डीलोकलाइज है। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में अनस्टेबिलिटी गेन करते हैं, इस वजह से हो सकता है ए उतना स्टेबल ना हो, ऑल्दो यहाँ पे मार्क आंसर ए है, बट मोस्ट प्रोबेबली सी आंसर इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन ओवर हियर। डिड यू अंडरस्टैंड द आइडिया? हाउ डू यू नीड टू अंडरस्टैंड और अप्रोच दिस टाइप? बहुत सिंपल है, तरीका वही है, चीजों को जानो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के डिस्टेंस, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स और किस बॉन्ड पे कितने और किस एटम पे कौन सा चार्ज है, ये जान करके हम बड़ी आसानी से इसका आंसर। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल? देखो तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं यहाँ पे HNCO। अब यहाँ पे सिंपल है, जानने के लिए फिर से वही तरीका यूज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कैसा है स्टेबल? तो खुद सोचो और बताओ कौन सा स्टेबल लग रहा है। सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है? सब में बराबर नंबर के कोवेलेंट बॉन्ड है। सबसे ज्यादा कंप्लीट ऑक्टेट किसमें कंप्लीट है? तीनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखते हैं लास्ट वाले में ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड वाले में दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव, ऑक्सीजन में पॉजिटिव है, नाइट्रोजन में नेगेटिव है। फर्स्ट में किसी में पॉजिटिव नेगेटिव।
ये तो लग रहा है कि फर्स्ट वाला काफी स्टेबल। अब फर्स्ट के बाद कौन सा? फर्स्ट के बाद नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रो? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और क्योंकि सेकंड वाले में ऑक्सीजन में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वो वाला गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी 1, 3 and 2. Which option seems like it is this B option, right? And that is the, I hope ये आइडिया भी आप लोगों को लगी गया होगा। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या? बहुत सिंपल है, मेसोमेरिक इफेक्ट मैंने बताया था पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर को इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ही आएगा यहाँ पे, यही तरीका है। अब इस तरीके से हम लोग रेजोनेंस को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगर आप लोगों को कोई भी चीजों में डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और चीजों को समझो, पढ़ो, जानो। कुछ क्वेश्चनों में कहीं कहीं कंफ्यूजन आता है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो भी पहचानो। कभी कभी गलत आंसर को सही मार्क कर दिया जाता है, उस सिचुएशन से कैसे निकलना है ये भी जानो। यही चीजों को समझना है और अच्छे तरीके से अपने एम को पूरा करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।